हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बेस रेट, MCLR एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ठीक है, इससे पहले की सारी वीडियो कवर हो गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड जो पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए इस साल, सारी बहुत जल्द ही कवर करा दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बेस रेट, MCLR एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर बैंक है तो बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है। एक तो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है कुछ, ठीक है। एक तो बैंक में डिपॉजिट आता है, देन फिर बैंक क्या करती है, लैंड करती है। तो अब हम देखते हैं कि डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट का क्या मतलब लिंक क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। तो अगर कोई भी पर्सन, सपोज अगर आप हैं और आपने क्या किया, बैंक के पास जाकर के डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट में आपको क्या मिलेगा, आपके डिपॉजिट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। तो ये बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड हो गया, क्योंकि बैंक क्या कर रही है, आपको इंटरेस्ट दे रही है डिपॉजिट पे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर डिपॉजिट 8% है, तो इफ़ डिपॉजिट रेट इज 8%, तो इसका क्या मतलब है कि बैंक्स लेंडिंग मस्ट बी मोर देन 8% टू अवॉइड लॉस। तो अगर आपने डिपॉजिट किया है, आपको 8% बैंक दे रही है आपके डिपॉजिट पे, तो इसका क्या मतलब है कि बैंक अगर जब लोन दे रही है तो उसको 8% से ज़्यादा लेना होगा ना। अगर 8% से वो ज़्यादा नहीं लेगी तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो आपको 8% दे रही है, तो वो जब क्रेडिट देगी तो उनको तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा। तो अब बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब क्या होता है कि अगर बैंक जो है कलेक्ट करती है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 8% पे। ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट कितना है, 1,00,000 रुपए है, 8% पे 8,000 रुपये कॉस्ट हो गया उसका। ठीक है, तो अब इसमें से 1,00,000 इनके पास डिपॉजिट आया बैंक के पास। अब 20% तो रिजर्व रखना होगा इसको। ठीक है, कि 20% जो है दे नहीं सकती है किसी को क्रेडिट, या लोन नहीं दे सकती है, बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है। बैंक क्या करेगी, तो अब सिर्फ 80,000 रुपये ही बैंक क्या कर सकती है, लैंड कर सकती है। तो इनको फिर कितनी कमाई होगी, तो फिर कितना, अगर 80,000 लैंड कर सकती है तो मस्ट अर्न 8,000 ऑन इट। तो अगर 80,000 बचा, ठीक है, 80,000 में इसको क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि 20,000 तो रिजर्व रख दिया, रिजर्व रखना जरूरी है बैंकों को, तो बैंक ने 20,000 रिजर्व रख दिया। देन 80,000 रुपीज़ क्या किया, लैंड करने के लिए बचा हुआ है। अब 8,000 से ज़्यादा तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, 8,000 से ज़्यादा इसको कमाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर 8,000 से ज़्यादा नहीं कमाएगी तो यहाँ पे तो वो इंटरेस्ट रेट दे रही है ना 8%। बैंक पे डिपॉजिट रेट कितना दे रही है, 8% दे रही है, तो उसको 8% मीन्स 8,000 रुपीज़ जो है दे रही है। तो अब क्या होगा, उनको 8,000 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो बैंकों का नुकसान हो जाएगा। तो लैंडिंग रेट कम से कम तो 10% होना चाहिए। तो इससे फिर बैंक जो भी अपना ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है उसको जोड़ करके फाइनल लैंडिंग रेट बनाएगी। तो लैंडिंग रेट कैसे बनता है, इंटरेस्ट रेट बैंक क्यों चार्ज करती है, कैसे करती है, तो वो हमने देख लिया कि आप जो डिपॉजिट दे रहे हो तो उस डिपॉजिट से जितना वो इंटरेस्ट आपको दे रही है उस डिपॉजिट पे, तो उससे ज़्यादा जो है उसको लेना पड़ेगा बैंकों को, ताकि बैंक प्रॉफिट में रहे और बैंक कंगाली की हालत में ना जाए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लैंडिंग रेट किस पे डिपेंड करता है, डिपॉजिट रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें लोन कितने में मिल रहा है, तो डिपॉजिट रेट पे, कि कितना डिपॉजिट पे बैंक कितना रेट आपको दे रही है। देन दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR और SLR पे। ठीक है, कि बैंकों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे हमने देखा ना कि बैंक क्या कर रही है, रिजर्व भी रख रही है। तो अगर बैंक बहुत ज़्यादा रिजर्व रखेगी तो इस पर भी डिपेंड पड़ेगा, मार्केट में कम पैसा रहेगा लोगों को देने के लिए। देन ऑपरेशनल कॉस्ट, कि बैंक का तो अपना भी कुछ खर्च है ना, अगर कोई बैंक चल रही है तो बैंक का खुद का खर्चा है। और डिज़ायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, तो अब कुछ प्रॉफिट होगा। तो हमने ये देखा कि अब आप इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि अगर कोई भी तरह का लैंडिंग रेट है, ठीक है, लोन जिस रेट पे दिया जा रहा है, लैंड किया जा रहा है, तो उसके लिए हम इन 4 फैक्टर को क्या करती है, बैंक देखेगी। ठीक है, तो लैंडिंग रेट जो है बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है। अब अगर किसी का डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है ज़्यादा है तो वो लैंडिंग रेट उस बैंक का ज़्यादा होगा, और किसी का अगर ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है तो लैंडिंग रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे भी लैंडिंग रेट ज़्यादा हो सकता है। अब किसी बैंकों का अगर डिपॉजिट रेट कम है, क्या है, डिपॉजिट रेट कम है,
ठीक है, यानी कि अगर आप उस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको कम मिल रहा है तो वो लैंडिंग रेट वहाँ कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ों का ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट टू लैंडिंग रेट मतलब क्या कि अगर रेपो रेट को चेंज किया जा रहा है, रेपो में बदलाव आ रहा है, तो लैंडिंग रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देगी। अब अगर बैंक को लोन चाहिए, हमने पहले इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अगर आप आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ जाके उन सारे वीडियोस को देखिए, अदरवाइज़ थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल्स में रेपो, रिवर्स रेपो सारी चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या हुआ, वो रेट हुआ जिस पे आरबीआई बैंकों को क्या देगी, लोन देगी। जब आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कट करती है, ठीक है, रेपो रेट कम कर देती है। ठीक है, तो क्या होगा, अब बैंकों को चीपर फंड मिलेगा। ठीक है, अब बैंकों को अगर इंटरेस्ट रेट जो है कट कर रही है तो बैंकों को क्या होगा, सस्ता में लोन मिलेगा। देन बट लैंडिंग रेट डोंट ऑलवेज फॉल इंस्टेंटली, लेकिन हो क्या रहा है कि लैंडिंग रेट जो है तुरंत फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रेपो रेट को बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि ये सारे और भी तो रेपो रेट के अलावा भी तो और चीज़ थे, डिपॉजिट रेट थे, ऑपरेशनल कॉस्ट थे, डिज़ायर्ड प्रॉफिट था। तो होता क्या था कि अगर बैंक जो है रेपो रेट को चेंज कर रही थी, आरबीआई अगर रेपो रेट को कट कर रही थी, तो ये जो भी लैंडिंग रेट है ये हमेशा गिर नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट रेट की बात थी, ऑपरेशनल कॉस्ट की बात थी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या देखा गया प्रॉब्लम यहाँ पे कि आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर रही है, लेकिन फिर भी जो है लोन एक सस्ता हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी थोड़ा और देखते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट पे तो हमने देख लिया कि आरबीआई क्या करती है, बैंकों को जिस रेट पे लोन देती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। एंड रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया कि आरबीआई फिर बैंकों से ले रही है। सपोज अगर बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जमा कर देगी। ठीक है, आरबीआई के पास जमा कर देगी, आरबीआई फिर इसके बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेपो रेट माइनस 2.5%। तो जो भी करंट रेपो रेट होता है उसमें से और 0.25% को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो रिवर्स रेपो होता है। ठीक है, तो बैंक रिवर्स रेपो क्यों करती है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम आरबीआई के पास अपना पैसा जमा रखेंगे तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न है, हमारा पैसा तो डूबेगा नहीं, आरबीआई तो हमें देगी ही देगी और हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। तो हमारा पैसा आरबीआई के पास क्या है, सेफ है। तो अब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। तो जब रेपो रेट चेंज किया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर रेपो रेट बदल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, हमने देखा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है कि रेपो रेट माइनस 0.25%, तो फिर रिवर्स रेपो रेट भी बदलेगा। तो फिर बैंक को क्या मिलेगा, बैंक अर्न्स मोर या लेस फॉर पार्किंग सरप्लस विद आरबीआई। तो अगर इसको ज़्यादा बढ़ाया घटाया जाएगा तो क्या होगा, कम या ज़्यादा जो है बेनिफिट बैंकों को मिलेगा। तो अब मनी मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम देख लेते हैं कि मनी मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चेंजेस कॉल मनी रेट, इंटर बैंक लेंडिंग रेट। तो कॉल मनी रेट का क्या मतलब हो गया कि बैंक आपस में जो आदान प्रदान कर रही है, अपने बीच में ले रही है, इंटर बैंकिंग लैंडिंग रेट में क्या होगा, बदलाव आएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर रिवर्स रेपो रेट अट्रैक्टिव है, रिवर्स रेपो रेट अब बैंक क्या कर रही है, रिवर्स रेपो पे ज़्यादा मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगी, चार्ज हाइयर रेट्स इन कॉल मार्केट। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो फिर इंटर बैंक, जब बैंक एक दूसरे को देगी या कॉल मनी मार्केट में फिर पैसे दिए जाएंगे तो हाइयर रेट पे क्यों दिए जाएंगे, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है रिवर्स रेपो अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव या अच्छा हो रहा है तो अंत समझते हैं इसको। तो अगर रिवर्स रेपो रेट हाई है, मतलब क्या है कि बैंक वुड रादर पार्क फंड्स विद आरबीआई। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आरबीआई के पास रखने से और सेफ है और रिवॉर्डिंग है, तो बैंक क्यों जाएगी और किसी इंटर बैंक से लेने के लिए। तो बैंक क्या करेगी, अब फिर आरबीआई के पास जाकर के अपना पैसा वो दे देगी। ठीक है, तो बैंक का पैसा यहाँ सेफ है। सो इफ़ अनदर बैंक वांट्स टू बोरो इन द कॉल मार्केट, तो अब जिस बैंक के पास पैसा था वो तो आरबीआई के पास दे रही है, तो अब अगर किसी और बैंक को ज़रूरत है कि वो पैसा जो है कॉल मार्केट से ले, ठीक है, तो फिर जो भी लेंडर बैंक है, जो पैसा दे रही थी, जिसके पास सरप्लस पैसा है और वो दूसरे बैंक को दे रही है, वो ये कहेगी व्हाई शुड आई लेंड टू यू,
मैं आपको क्यों दूँ 4% पे, जब RBI मुझे 5% दे रही है। तो मैं अगर RBI के पास पैसा रखता हूँ मुझे 5% मिल रहा है, मैं अगर आपके पास रख रहा हूँ तो आप 4% मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बैंक जो है हायर रेट चार्ज करेगी, ठीक है, जैसे कि 5.5% या 6%। अगर सपोज अगर रिवर्स रेपो पे अभी बैंक क्या कर रही है, RBI जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो अब कॉल मनी मार्केट में जिसको भी ज़रूरत है और उसको मजबूरी में अगर लेना पड़ रहा है तो यहाँ पे उसको 5.5 या 6% पे उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर रेपो रेट बदल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट भी बदल रहा है, और अगर रिवर्स रेपो रेट अगर अट्रैक्टिव है, अच्छा है, तो बैंक क्या करेगी, चार्ज करेगी हायर रेट्स इन कॉल मार्केट। ये हमने देख लिया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक चाहेगी कि मतलब मुझे पैसा कहाँ RBI के साथ जमा करना है, क्योंकि RBI सेफ है, ठीक है। इसीलिए फिर क्या करेगी, तो अब अगर किसी दूसरे बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो कोई भी बैंक उस बैंक को अब देना नहीं चाहेगी, ठीक है, क्योंकि वो RBI के पास अपना पैसा रखना चाहती है। तो इसी तरीके से फिर क्या होगा, किसी दूसरे को चाहिए तो फिर उसको इंटरेस्ट रेट जो है फिर ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो ये इन्फ्लुएंस क्या करेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बदलने से यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रेपो या रिवर्स रेपो से शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट क्यों चेंज होगा, क्योंकि रेपो और रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कॉस्ट ही है ना, दैट्स वाई। देन अब इम्पैक्ट ऑन डिपॉजिट रेट। अब डिपॉजिट रेट पे हम इम्पैक्ट देखते हैं। अगर कॉल मनी का रेट बढ़ गया, हमने यहाँ देखा कि कॉल मनी में क्या हो रहा है कि मनी मार्केट में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो अगर मनी मार्केट इफ़ कॉल मनी रेट राइजेज और कॉल मनी में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है तो बॉन्ड यील्ड ऑल्सो राइजेज, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि अगर कॉल मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो बॉन्ड का यील्ड, बॉन्ड से जो फ़ायदा है वो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। समझते हैं अब इस बात को। जब कॉल मनी क्या करती है, पैसा बढ़ाती है, कॉल मनी अपना रेट को बढ़ा देती है, तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि लिक्विडिटी अब टाइट हो गई। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको इजीली तो पैसा नहीं मिल पाएगा ना, किसी भी इंडिविजुअल को अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में क्यों लोन लेगा, नहीं लेगा। तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गया, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को क्या करेगा, एक्सपेक्ट हायर रिटर्न एल्सवेयर। तो अब इन्वेस्टर सोच रहा है कि यहाँ तो अब ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जो है टाइट लिक्विडिटी हो गया, लोग अब लोन ले नहीं रहे हैं, तो फ़ायदा तो ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो वो क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स था उनके पास तो वो बेच देंगे। तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बॉन्ड प्राइस घट जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग बॉन्ड था तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं और बेच दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनको फ़ायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, जो भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हायर रिटर्न चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले। तो वो फिर जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है अपने पास उसको वो बेच दे रहे हैं, बॉन्ड्स को बेच दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बॉन्ड का प्राइस घट जा रहा है, ठीक है। तब जब बॉन्ड का प्राइस घटता है तो फिर यील्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। कैसे, जब बॉन्ड का प्राइस क्या होता है, घट जाता है तो यील्ड इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है कि बॉन्ड का प्राइस घटा तो यील्ड जो भी फ़ायदा है वो ज़्यादा होगा, कैसे होगा। तो हम समझते हैं, पहले बॉन्ड यील्ड के बारे में समझते हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, कूपन पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट, कूपन पेमेंट मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय बॉन्ड का जो प्राइस था, और उसको अगर इंटू करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा इसका रिलेशन, ठीक है। समझते हैं इस बात को। तो अगर कोई बॉन्ड है और उस बॉन्ड से आपको 100 रुपये साल में मिल रहा है, तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हो गया कूपन, ठीक है। अगर बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपये था, और तो फिर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि कूपन बाय जो आपका बॉन्ड का प्राइस था, और हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो क्या हो गया कि 10%। तो 10% जो है आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब क्या हो गया कि जो आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, आप इन्वेस्टर हैं, आपने क्या किया, बॉन्ड को खरीदा, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा बॉन्ड में, ठीक है। तो आपने अगर बॉन्ड को खरीदा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड नाउ आपने बॉन्ड को खरीदा हुआ है, अब बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा है, ड्रॉप होके 800 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। पहले आपने उसी बॉन्ड को 1000 रुपये में ख़रीदा था तो आपको 100 रुपीज़ मिल रहा था, ठीक है।
100 रुपीज़ साल में मिल रहा था तो आपको 10% मिल रहा था, लेकिन अब बॉन्ड का प्राइस जो है 800 रुपये में मिल गया। जो आप बॉन्ड पहले 1000 में खरीद सकते थे उसी बॉन्ड को आपने 800 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, 800 रुपये में खरीद लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब 12.5% बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने कम पैसे में खरीदा है और आपको प्रॉफिट जो है 100 ही मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 12.5% जो है 5% फ़ायदा हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि इवन दो द बॉन्ड स्टिल गिव्स यू Rs 100 पर ईयर, यू आर नाउ बाइंग इट चीपर। ठीक है, सो योर रिटर्न यील्ड इज़ हाइयर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको रिटर्न तो 100 ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न अब ज़्यादा मिलने लगा, लेकिन आपने ख़रीदा सस्ते में ना, तो आपने सस्ते में ख़रीदा तो आपका तो फ़ायदा हो गया ना, इधर से तो आपका 200 रुपये बच गया ना, तो कितना हो गया 12.5% जो है आपको बेनिफिट हो गया। तो इसीलिए रिटर्न जो है यील्ड जो है हाइयर हो गया। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिलेशन समझा। सबसे पहले हमने ये देखा कि रेपो रेट चेंज होने से रिवर्स रेपो रेट चेंज होता है तो मनी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मनी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चेंजेस कॉल मनी रेट भी चेंज होता है। ठीक है, ये हमने देखा। अब हमने फिर इम्पैक्ट देखा डिपॉजिट रेट पे कि अगर कॉल मनी रेट, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव, अगर रिवर्स रेपो रेट अट्रैक्टिव है तो यहाँ पे कॉल मनी रेट भी बढ़ जा रहा है, और अगर डिपॉजिट रेट कॉल मनी रेट बढ़ जा रहा है तो बॉन्ड के यील्ड में भी हमें फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। क्या हो रहा है कि कॉल मनी का रेट अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड के यील्ड में हमें फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक रेज डिपॉजिट रेट तो कम्पीट विद बॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड अब ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अगर वो बैंकों में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको उतना फ़ायदा नहीं दे रही है जितना कि अब उसको बॉन्ड दे रहा है। ठीक है, आप एक इंसान हो, इन्वेस्टर हो, आप अपने ऊपर लेकर देखो कि आप अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे आपको फ़ायदा होगा आप वहीं पे अपना पैसा लगाएंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक के डिपॉजिट रेट से भी ज़्यादा अब बॉन्ड फ़ायदा दे रहा है। आप इन्वेस्टर हो, आपको अब 12.5% मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, तो अब तो फिर अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक की मजबूरी है कि वो अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी तो कोई भी नहीं आएगा बैंक के पास, सब अपना जाकर के बॉन्ड खरीद लेंगे। ठीक है, तो वाई डू बैंक रेज डिपॉजिट रेट टू कम्पीट विथ बॉन्ड्स। तो जब क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, बॉन्ड से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं बॉन्ड को ओवर बैंक डिपॉजिट को प्रीफर नहीं करते हैं, ये बॉन्ड को प्रीफर करते हैं, बिकॉज बॉन्ड नाउ गिव्स बेटर रिटर्न, क्योंकि बॉन्ड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। टू अट्रैक्ट और रिटेन डिपॉजिटर, बैंक को ऑफर करना पड़ रहा है हाइयर डिपॉजिट रेट। बैंक को क्या ऑफर करना पड़ रहा है, हाइयर डिपॉजिट रेट ऑफर करना पड़ रहा है, सो दैट पीपल डोंट मूव देयर मनी टू बॉन्ड्स। तो ऐसा क्यों, ताकि लोग जो है अपना पैसा जो है क्या करे, बॉन्ड में ना लगाए। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट देखते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो रहा है, अब यहाँ डिपॉजिट रेट भी ज़्यादा हो गया है, तो अब हमने देखा कि अब लेंडिंग रेट पे क्या असर पड़ेगा। अगर हाई डिपॉजिट रेट है तो हाई कॉस्ट ऑफ फंड होगा ना, कि अब बैंक को अगर 10% की जगह 12%, 8% की जगह 10% या 12% देना पड़ रहा है, तो बैंक का कॉस्ट तो बढ़ गया ना, कि अब उसको फ्री का अब क्या करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो हाइयर डिपॉजिट रेट का मतलब है हाइयर लेंडिंग रेट। क्यों, क्योंकि जब बैंक क्या करेगी, डिपॉजिट रेट बढ़ाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको डिपॉजिटर को पे करना पड़ेगा, इससे उनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा, बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। तुम प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक फिर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी लेंडिंग रेट को, ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग रेट को बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट वो आपसे ज़्यादा लेगी, क्योंकि बैंक अपने घर से तो नहीं देगी ना, आपको इंटरेस्ट रेट लेना पड़ेगा, अपने घर से देगी तो फिर तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगी, लेंडिंग रेट को ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से लेंडिंग रेट चेंज होता है। तो ये सब हमने क्या देखा, ब्रॉड इम्पैक्ट अगर हम देखें इकोनॉमी में क्या पड़ रहा है, तो ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट इफेक्ट
ठीक है। तो अगर रेपो रेट बदल रहा है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रेपो रेट्स के बदलने से क्या हो रहा है, लिक्विडिटी में फ़र्क पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंशियल मार्केट में पूरा हर जगह फ़र्क पड़ रहा है। हमने देखा कि बॉन्ड के साथ क्या रिलेशन है, हमने देखा बैंकों के साथ क्या रिलेशन है। एग्रीगेट डिमांड जो है लेंडिंग और बोरोइंग से बढ़ या घट सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लेंडिंग पे क्या होगा और इंटरेस्ट रेट कम है तो बोरोइंग पे लेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमने कितनी बार इसको डिटेल में किया है कि लेंडिंग रेट मतलब डिमांड से क्या हो रहा है। देन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इस पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर रेपो रेट के चेंज होने से इन सब पे भी चेंज होगा। ठीक है, और होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। गोल क्या है इसका कि रेपो रेट को सेट करे ताकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहे या उसको बैलेंस कर सके। ऑपरेटिंग टारगेट क्या है, एंकर वेटेड एवरेज कॉल रेट नियर रेपो रेट। ठीक है, देन आरबीआई क्या यूज करती है, लिक्विडिटी टूल टू मेंटेन दिस बैलेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग टारगेट क्या रहता है, एंकर वेटेड एवरेज कॉल रेट नियर रेपो रेट। देन आरबीआई क्या करती है, यूज करती है लिक्विडिटी टूल इसको मेंटेन करने के लिए। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में क्या क्या स्टेजेस हैं, तो अगर चेंज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में तो ये हमने देखा मनी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड को इफेक्ट कर रहा है, लोन मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। कि ऐसा नहीं है आरबीआई के रेपो या रिवर्स रेपो से क्या बदलाव आता है हमने यहाँ देख लिया। देन दीज चेंजेस फिर इफेक्ट करता है स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल और फर्म्स का कि हमें कहाँ स्पेंड करना है और नहीं करना है। तो सिर्फ रेपो और रिवर्स रेपो को इतना यूं ही नहीं पढ़ा जाता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन मनी मार्केट में क्या करती है, सेंट्रल मनी मार्केट क्या है, सेंट्रल टू आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन। मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मनी मार्केट जो है क्या है, सेंट्रल टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन। जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये सब सारी चीज़ों का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, मनी मार्केट में पड़ रहा है। ठीक है, और इसको कौन करता, मनी कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। और कोई भी इसको कौन, मनी मार्केट को कौन देखेगा, इसीलिए सेंट्रल बैंक देखेगी, हमारे केस में आरबीआई देखेगी। तो ये हमने समझ लिया कि मॉनेटरी पहले तो हमने समझा लैंडिंग रेट के बारे में कि लैंडिंग रेट का क्या क्या इफेक्ट है, लैंडिंग रेट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमने समझा डिपॉजिट रेट पे डिपेंड करता है, सीआरआर एसएलआर पे डिपेंड करता है, मींस रिजर्व पे। देन हमने ऑपरेशनल कॉस्ट देखा कि ऑपरेशनल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। देन जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उस पर डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि रिवर्स रेपो और रेपो को चेंज करने से क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो चेंज हो रहा है, दिस दैट। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, अब हम समझते हैं लैंडिंग रेट के बारे में कि कैसे कैसे लैंडिंग रेट और क्या लैंडिंग रेट आती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों चेंज किया जाता है। सो बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ये 2003 में इंट्रोड्यूस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है ये, जिस पे कमर्शियल बैंक क्या करती है, लैंड करती है। ठीक है, किसको, जो भी मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, प्राइम बोरोवर्स है, उनको देती है। तो बीपीएलआर क्या है, ये एक इंटरेस्ट रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक लोन देगी। तो सारे बैंक को, हर बैंक को क्या अलाउ किया गया था कि आप अपना बीपीएलआर खुद सेट करो कि कितने % में आपको देना है, कॉस्ट ऑफ फंड पे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे, प्रॉफिट मार्जिन को देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया, ऑफन बैंक हाउएवर बैंक ऑफन लेंट बिलो बीपीएलआर, लेकिन जितना भी बीपीएलआर बैंक खुद ही सेट कर रही है उससे भी ज़्यादा कम में दे रही है लार्ज कॉरपोरेट्स को। ठीक है, यूजिंग सब बीपीएलआर लेंडिंग वाइल चार्जिंग हायर रेट्स फ्रॉम कॉमन बोरोवर्स। तो यहाँ हो क्या रहा था कि जब बीपीएलआर सेट करना पड़ा तो जो कॉमन बोरोवर्स है उनसे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, लार्ज कॉरपोरेट्स को फ़ायदा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे सिस्टम में क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी, नॉन ट्रांसपेरेंट और डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था। तो यही हमें देखने के लिए मिला कि बीपीएलआर में जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बड़े कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है और कॉमनर्स को प्रॉब्लम की जा रही है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा था। ठीक है, बैंक्स यहाँ प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रही थी, कोई यूनिफॉर्म कैलकुलेशन मेथड नहीं था, और जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है और कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने से पूरे सिस्टम में, पूरे मनी मार्केट
मार्केट में, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, आरबीआई कुछ भी चेंज कर दे रही थी, लेकिन बैंक अपना अलग अलग लगा के रख रही थी, कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी। तो स्मॉल बोरोवर के साथ अनफेयर था। फिर इसको रिप्लेस किया गया बेस रेट को 2010 में, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाया जा सके। बेस रेट सिस्टम को लाया गया कब? 2010 में। और किससे को रिप्लेस करके? बीपीएलआर को। हमने देख लिया था कि बीपीएलआर क्या है। तो इसमें क्या किया गया कि मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड, कि अब आप ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं रख सकते हो कि बड़े को, जो भी बोरोवर है और कॉरपोरेशंस है, उनको आप कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो और छोटे कॉमनर्स को ज़्यादा। ठीक है, मिनिमम रेट रख दिया गया, आरबीआई ने गाइडलाइन दिया। ठीक है, लेकिन बैंक्स कैलकुलेट देयर ऑन बेस रेट। लेकिन बैंक क्या कर रहे थे? बेस रेट तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि मिनिमम इतना, लेकिन बैंक तो खुद ही कैलकुलेट कर रही थी ना, 4 फैक्टर को देख करके। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट या फंड, ठीक है, देन सीआरआर और एसएलआर को, ऑपरेशनल कॉस्ट को देखने के बाद, देन रीजनेबल जो भी प्रॉफिट रखना था उसको देखने के बाद, देन फिर क्या किया गया कि फिर एमसीएलआर में शिफ्ट किया गया 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, तो बेसिकली 2010 में क्या लाया गया? बेस रेट लाया गया, और फिर 2016 में लाया गया एमसीएलआर। ठीक है, बेस रेट शिफ्टेड टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड इंस्टेड ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज कॉस्ट की जगह अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में क्या किया गया? देखा गया कि अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो ये नया सिस्टम को एमसीएलआर बोला गया। ठीक है, तो एमसीएलआर में हम क्या देखते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो एमसीएलआर में हमने देखा कि बेस रेट को हटा के इसको लाया गया और कहा, और बैंक मस्ट रिव्यू एंड पब्लिश इट मंथली। और इसमें एक चीज़ क्या थी कि एमसीएलआर में क्या करना है? बैंक को रिव्यू करना है और पब्लिश करना है मंथली। तो इसमें हमने देख लिया कि एमसीएलआर का 4 जो की फैक्टर था, क्या था कि इंटरेस्ट को देखेगी, सीआरआर, एसएलआर, ऑपरेशनल कॉस्ट और टेनर प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ क्या किया गया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि रीजनेबल रिटर्न और प्रॉफिट की बात की गई थी, लेकिन एमसीएलआर में क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड रहा, सीआरआर और एसएलआर रहा, ऑपरेशनल कॉस्ट रहा और टेनर प्रीमियम, इसको भी लाया गया। हायर इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए यहाँ पे एक और चीज़ क्या लाया गया कि अगर लॉन्ग टर्म्स लोन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट हायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमसीएलआर में हमें 4 फैक्टर, क्या 4 की फैक्टर रहा, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड रहा, देन कॉस्ट ऑफ सीआरआर एसएलआर रहा, ऑपरेशनल कॉस्ट रहा और टेनर प्रीमियम। जबकि यहाँ पे क्या हम देखते थे? प्रॉफिट था, ऑपरेशनल कॉस्ट था, सीआरआर और एसएलआर था। तो ये सारी चीज़ों को, इन 4 डिफरेंसेस को याद रखना है कि एमसीएलआर में क्या लाया गया? टेनर प्रीमियम लाया गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को लेकर के आया गया, इंटरेस्ट पेड ऑन लेटेस्ट और न्यू डिपॉजिट। ठीक है, इसके बेसिस पे लाया गया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस बेस रेट और एमसीएलआर में। तो कॉस्ट क्या था? एवरेज कॉस्ट ऑफ पास्ट डिपॉजिट, और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फ्रेश डिपॉजिट। तो ये एवरेज कॉस्ट किसका देख रहे थे? पास्ट डिपॉजिट का देख रहे थे। अब ये मार्जिनल कॉस्ट किसका देखेंगे? फ्रेश डिपॉजिट का, जो अभी फ्रेश क्या डिपॉजिट हुआ है उसका मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। इसका स्पीड क्या था? ट्रांसमिशन स्पीड स्लोअर था। रेपो रेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसमें, रेपो रेट का, ट्रांसमिशन का क्या हो रहा था? फर्क पड़ रहा था। देन रिवीजन फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ये फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ कहा गया कि मंथली जो है आप इसको देखो, फिक्स मंथली जो भी हो रहा है इन सारी चीज़ों को देखना है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, इसको 2016 में। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बेस रेट था, तो फिर हमें पहले तो बीपीएलआर था। ठीक है, तो फिर हमें बीपीएलआर को चेंज करके हमने बेस रेट को लेकर के आए। बेस रेट में हमने ये 4 चीज़ें रखी, देन हमने फिर एमसीएलआर पे आ गए, एंड देन एमसीएलआर पे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फ्रेश डिपॉजिटर्स को देख रहे हैं एमसीएलआर में। एंड देन एक टेनर प्रीमियम को याद रखना है कि हायर इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म लोन के लिए हायर इंटरेस्ट रेट को लाया गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो अगर जनवरी में रेपो रेट कितना था? 6% था। ठीक है, तो बैंक का आप डिपॉजिट रेट मान लेते हैं कि एवरेज में 8% है। ठीक है, किसी भी बैंक का डिपॉजिट रेट 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज कॉस्ट कितना है? 8% है। तो लैंडिंग रेट कितना रहेगा?
तो अब लैंडिंग एवरेज कॉस्ट है तो लैंडिंग रेट ज़्यादा देना पड़ेगा ना, जो भी डिपॉजिट रेट है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो बेनिफिट होगा बैंकों को। तो 9.5% जो है यहाँ पे बैंक का लैंडिंग रेट है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर रेपो रेट 5.5% कर लिया गया, 6% था, मतलब रेपो रेट को कम कर दिया गया, तो बैंक अब डिपॉजिट क्या करेगी, बैंक भी डिपॉजिट कम देगी, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अब कम प्रोवाइड करेगी 6.5%। प्रॉब्लम क्या हो रहा था बेस रेट में, स्टिल पेइंग 8% ऑन ओल्ड डिपॉजिट। ठीक है, कि जो ओल्ड डिपॉजिट था उस पर अभी भी 8% पे कर रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा पहले 6% था रेपो रेट, तब ये 8% दे रहे थे, अब जो है रेपो रेट कम हो गया फिर भी 8% दे रहे हैं। एवरेज कॉस्ट डजंट फॉल, एवरेज कॉस्ट जो है बैंक का वो कम ही नहीं हो रहा है, तो लैंडिंग रेट जो है क्या रह रहा है, हाई रह रहा है, लैंड कर रहे हैं ये अभी भी हाई अमाउंट पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रेपो रेट जो भी हो रहा है लेकिन लैंडिंग रेट उतना का उतना ही रह रहा है। फिर MCLR में आया, MCLR लेकर के आया गया, MCLR जो है अब मार्जिनल कॉस्ट पे फोकस करेगी। ठीक है, मतलब क्या कि न्यू डिपॉजिट कॉस्ट पे ये फोकस करेगी कि अभी नया डिपॉजिट कॉस्ट क्या है, पहले अगर 8% था तो वो था, लेकिन अभी का नया डिपॉजिट कॉस्ट कितना है, 6.5% है। ठीक है, तो वो अब नया डिपॉजिट कॉस्ट जो है ये लेकर आएगी, तो लैंडिंग रेट जो है क्विकली गिरेगा, लैंडिंग रेट में हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो MCLR लाने का ये फायदा हुआ। फिर MCLR में देखते हैं क्या हुआ, MCLR ने क्या किया, लिंक लैंडिंग रेट टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। इसने MCLR ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से बैंक रेट को बैंक्स को लिंक किया। ठीक है, तो इसमें फास्टर ट्रांसमिशन हमें देखने के लिए मिला बेस रेट सिस्टम से। बेस रेट में हमने देखा कि सही नहीं था, तो MCLR क्या है, इंटरनल बेंचमार्क सिस्टम है MCLR। ठीक है, तो यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिला, इससे क्या हुआ, हेल्प्स इंश्योर फेयर लैंडिंग रेट, तो यहाँ पे लैंडिंग रेट अच्छा हुआ। ठीक है, और हमने देखा कि MCLR कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो नया अब डिपॉजिट रेट है उसको देखा जा रहा है, देन CRR और SLR कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल कॉस्ट पे एंड टेनर प्रीमियम पे। हमने देखा टेनर प्रीमियम क्या है कि अब लंबे लोन के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन MCLR में भी प्रॉब्लम आया, बैंक क्या करने लगी, हेजिटेट करने लगी टू कट डिपॉजिट रेट। आप कह रही है बैंक कि ठीक है आपने तो ये कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, लेकिन अगर हम अपना डिपॉजिट रेट कट करेंगे और लोगों को अब कम डिपॉजिट देंगे तो हमारे कस्टमर तो भाग जाएंगे ना, कि हम इस बैंक में क्यों जमा करें, जब ये पहले 8% दे रही थी, अब हमें 6% प्रॉफिट ये मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो हमें तो इस बैंक में पैसा नहीं रखना है। तो फिर गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर हाई रिटर्न्स, तो होता क्या था कि बैंक को डर है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी स्मॉल सेविंग रिटर्न स्कीम है उस पर हाई रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, इसी डर से वो लोग अब डिपॉजिट रेट को घटा नहीं रहे हैं। डिपॉजिट रेट घटा नहीं रहे हैं तो रेपो रेट जो है वो वही रह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों के पास ऑप्शन था कि हाँ हम डिपॉजिट रेट को घटा सकते हैं, लेकिन वो डर से नहीं घटा रहे थे। तो फिर RBI ने फिर से रिफॉर्म लेकर के आई 2019 में। अब ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि लैंडिंग रेट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके RBI के मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट चेंजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, न्यू फ्लोटिंग रेट जो है लेकर के आया गया। न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स पर्सनल पे, रिटेल पे, MSMEs पे बोला क्या गया कि जितना भी फ्लोटिंग रेट लोन्स होगा, पर्सनल हो चाहे रिटेल हो चाहे MSME हो, सबको एक्सटर्नल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, हर कोई अपने अपने हिसाब से नहीं रख सकता है, सबका एक्सटर्नल बेंचमार्क जो है सेम होना चाहिए। देन बैंक्स मस्ट लिंक दीज लोन्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क इंस्टेड ऑफ इंटरनल बेंचमार्क। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि अब जो प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप जो पहले अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे 4%, 5%, 6% एवरेज, वो सारी चीज़ें अब नहीं होने वाली है। तो इससे क्या होगा, फास्टर और ऑटोमेटिक जो है ट्रांसमिशन होगा रेपो रेट का। ठीक है, तो बैंक जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क खुद ही चूज़ करेगी, ऐसा नहीं है कि RBI जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क चूज़ करने के लिए दे रही है। तो बैंकों के पास क्या ऑप्शन रहेगा, रेपो रेट रहेगा, 3 मंथ ट्रेजरी बिल रहेगा, T बिल का यील्ड या 6 मंथ T बिल का यील्ड रहेगा। एनी बेंचमार्क रेट पब्लिश्ड बाय FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड क्या करेगी, बेंचमार्क रेट पब्लिश करेगी और आपके सामने रहेगा कि आप इसमें से क्या चुनना चाहते हैं। क्या आप रेपो रेट पे देना चाहते हैं, 3 मंथ ट्रेजरी बिल पे करना चाहते हैं, 6
6 मंथ ट्रेजरी बिल में करना चाहते हैं तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास रहेगा। तो दिस गिव्स बैंक्स लिमिटेड ऑप्शन बट इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन दिया गया, जैसे बैंकों के पास पहले ज़्यादा ऑप्शंस थे लेकिन अब बैंकों के पास लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन एक चीज़ क्या हो गई कि अब एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक डिपॉजिट रेट नॉट लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क व्हेन लोन इंटरेस्ट, वाई क्या हुआ कि बैंक्स डिपॉजिट रेट्स नॉट लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, और बैंकों का डिपॉजिट रेट जो है क्या रहेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक नहीं रहेगा। वाइल इन इंटरेस्ट रेट आर नाउ लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। तो हुआ क्या कि अब डिपॉजिट रेट पे ऐसा कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क नहीं है कि आप कितना डिपॉजिट रेट रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, लेकिन लोन पे आपका क्या है, एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है, ठीक है। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट वॉट बैंक पे टू द डिपॉजिटर आर स्टिल डिसाइडेड इंटरनली बाय द बैंक्स। लेकिन अगर आपको डिपॉजिटर्स को क्या पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट रेट पे देना है, आप ही डिसाइड करोगे, बैंक ही डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर आप बैंक हो, बैंक डिसाइड करेगी। सो इससे क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जो भी मैनेजमेंट करना है कॉस्ट ऑफ फंड्स में, तो इसमें मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो ये वाली चीज़ें हुई। तो इन शॉर्ट क्या किया, आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि लिंक क्या किया, लिंक सर्टेन न्यू लोन्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, फास्टर पॉलिसी ट्रांसमिशन। इससे क्या हुआ, बट अलाउड डिपॉजिट रेट्स टू स्टे अंडर बैंक्स कंट्रोल फॉर ऑपरेशनल ईज। अब अगर ये डिपॉजिट पे भी ऐसा कुछ लगा देगी कि इतना ही परसेंटेज देना है, तो बैंक को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये फिर मैनेज कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट रेट्स के अकॉर्डिंग ये मैनेज कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चला, ठीक है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के बारे में हमने देख लिया। तो एक्सटर्नल ये क्या है, एक लैंडिंग रेट है जो बैंक लिंक किससे है, एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक है, रेपो रेट, टी बिल, इंस्टेड ऑफ इंटरनल बेंचमार्क लाइक एमसीएलआर। जैसे एमसीएलआर में इंटरनल बेंचमार्क था कि आपको ऐसे ऐसे आप खुद चूज कर सकते हो, अब कुछ जो है यहाँ पे ला दिया गया कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि EBLR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर लोन का टाइप है तो इसमें 3% क्या है, स्प्रेड रहेगा, और जो भी फाइनल लेंडिंग रेट रहेगा EBLR रहेगा, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट रहेगा, और उसमें फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज 6.5% होम लोन पे है EBLR, तो उस पर 3% बैंक अपना जोड़ेगी, देन 9.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से एजुकेशन लोन पे है, पर्सनल लोन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर EBLR क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट सब पे 6.5% लगाई हुई है, लेकिन फिर ये अपना स्प्रेड अपना सारा जोड़ रही है, ठीक है। तो फिर कितना हो रहा है, 11.5%। तो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड का मतलब है कि एक्स्ट्रा अमाउंट इन परसेंटेज एडेड बाय बैंक टू बेंचमार्क रेट लाइक रेपो रेट टू कवर इट्स ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या मतलब है कि बैंक अब जैसे EBLR ने कह दिया कि 7.5% है, ठीक है, तो अब बैंक अपना देखेगी कि मेरा भाई क्या प्रॉफिट है, मुझे और कितना एक्स्ट्रा पैसा इसमें ऐड करना है ताकि मेरा सारा मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। तो वही क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो स्प्रेड को समझते हैं। स्प्रेड क्या है, बैंक डिसाइड द स्प्रेड ओवर बेंचमार्क। तो बेंचमार्क के ऊपर स्प्रेड रहेगा, जैसे कि रेपो रेट प्लस 3% स्प्रेड, इस टाइप से जितना भी बैंकों को अपने अकॉर्डिंग ये रखेगी। और इसमें क्या क्या स्प्रेड में इंक्लूड रहेगा, ये देखेगी, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम देखेगी, देन ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी रहेगी। और जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है ये चेंजेस ओनली इफ बोरोवर्स क्रेडिट प्रोफाइल चेंजेस। जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है ये कब चेंज होगा, अगर बोरोवर जिसने उधार लिया है उसका क्रेडिट प्रोफाइल अगर चेंज होता है तो। और अदर कंपोनेंट जो है उसको 3 साल में एक बार रिवाइज किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि स्प्रेड को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता है, स्पेशली क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को, ठीक है। देन ऑपरेशन कॉस्ट कंपोनेंट को रिव्यू किया जाएगा 3 साल में, 1 in 3 ईयर में क्या करे जाएगा, जो भी अदर ऑपरेशनल कंपोनेंट है उसको किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि स्प्रेड को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, स्पेशली क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को। तो अब EBLR के बारे में हमने इतनी चीज़ जान गए, तो हमें पता चल गया कि EBLR क्या क्यों ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फास्टर और ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन है रेपो रेट का, ठीक है। और बोरोवर को बेनिफिट हो जाता है अगर रेट जो है क्विकली कट हो रहा है। तो अगर RBI रेपो रेट घटा रही है तो इसका फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। लैंडिंग जो है मोर जो है मार्केट के साथ लिंक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली।
हमने देख लिया कि ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो है क्या हो रहा है, फास्टर ट्रांसमिशन रेट हो रहा है, रेपो के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है, ये हमने देख लिया। ट्रांसपेरेंसी और फास्टर इंश्योर क्या होगा, फास्टर मॉनेटरी ट्रांसमिशन होगा। देन वन बेंचमार्क पर लोन कैटेगरी, अ बैंक कैन नॉट अडॉप्ट मल्टीपल बेंचमार्क। क्या एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि एक बैंक जो है एक ही बेंचमार्क जो है कैटेगरी को क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी फॉर द सेम टाइप ऑफ लोन। एग्जाम्पल होम लोन, अगर होम लोन के लिए वो जिस टाइप का भी बेंचमार्क को अडॉप्ट कर रही है, एक ही तरह का कर रही है, ऐसा नहीं है कि अभी आप होम लोन एक कस्टमर को आप ऐसे दे रहे हो देन दूसरे को किसी और तरीके से, क्योंकि आरबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप रेपो रेट पे दे सकते हो, टी बिल का कुछ 3 मंथ 6 मंथ टाइप, तो फिर आप एक ही चीज़ अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जो है बेंचमार्क को ले लो। और फिर ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बना रहे और मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को जो है रीसेट कैसे किया जा सकता है, मस्ट बी रीसेट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, की 3 महीने में इंटरेस्ट रेट को एक बार रीसेट किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। अब आरबीआई के द्वारा क्या मैंडेट किया गया है, बैंक को लिंक करना पड़ेगा फ्लोटिंग रेट पर्सनल, रिटेल या एमएसएमई लोन टू एंकर रेट, एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है। तो बैंकों को ये ज़रूरी है कि वो जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करे, लेकिन एनबीएफसी इसमें एग्जेम्प्ट है। एनबीएफसी को दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस रूल, उनको ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को फॉलो करना कि वो एमसीएलआर या एक्सटर्नल बेंचमार्क को फॉलो करे, लेकिन जो है बैंकों को करना पड़ेगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को काफ़ी टाइम देखते हैं और इंटरेस्ट रेट में हम बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है और किसी जगह पे इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है। तो जनरल टर्म है एक इंटरेस्ट रेट, ये डिपॉजिट रेट भी है और लेंडिंग रेट भी है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम दोनों जगह यूज़ करते हैं, डिपॉजिट पे भी और लेंडिंग पे भी, ठीक है। सो इफ़ नॉट स्पेसिफिक अज्यूम आइदर, ठीक है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ स्पेसिफाइड लेंडिंग रेट फॉलो अकॉर्डिंगली, तो कह रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पे आपको डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट पे फ़र्क समझना है, ठीक है। तो जब भी हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट रेट की बात कर रहे हैं या ये लेंडिंग रेट की बात कर रहे हैं। अगर लेंडिंग रेट लिखा है तो स्पेशली लेंडिंग रेट लिखा होगा ना कि लेंडिंग रेट पे का इंटरेस्ट बढ़ने से और घटने से क्या होता है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ने और घटने से क्या होता है, क्योंकि दोनों एक क्या हो गया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि डिपॉजिट रेट के साथ हमने क्या देखा कि अगर बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लैंडिंग रेट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप लैंड कम करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। देन अब हमने बहुत अच्छे से देख लिया, तो अब एमसीएलआर और जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को देख लेते हैं। एमसीएलआर 2016 में आता है, ये 2019 में आता है, ठीक है। और एमसीएलआर को कौन सेट करेगा, इंडिविजुअल बैंक सेट करेगा, और ईबीएलआर को एक्सटर्नल बेंचमार्क को कौन करेगा, आरबीआई या मार्केट डेटा के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा। और ये लिंक किससे है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक है, बैंक का अपना डिपॉजिट रेट है ये, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड देखेगी, बैंक का अपने डिपॉजिट रेट को देखेगी, ठीक है, वो भी रिसेंट वाला डिपॉजिट रेट को, एंड देन उसके हिसाब से डिसाइड करेगी। लेकिन रेपो रेट और ईबीएलआर किससे लिंक है, रेपो रेट से लिंक है, टी बिल यील्ड से लिंक है, या बेंचमार्क जो भी एफबीआईएल सेट करेगी उसके द्वारा, ठीक है। इसको मंथली जो है एमसीएलआर को मंथली रिवाइज किया जाएगा और इसको वंस इन 3 मंथ रिवाइज किया जाएगा ईबीएलआर को, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसमें मॉडरेट है, लेकिन ईबीएलआर में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। और ट्रांसमिशन, रेपो का ट्रांसमिशन स्लो है ड्यू टू डिपॉजिट रेट रिजिडली, क्योंकि डिपॉजिट रेट के वजह से यहाँ स्लो है, लेकिन यहाँ फास्ट है, ठीक है। और कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल बाय बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमसीएलआर को ज़्यादा से ज़्यादा कौन कंट्रोल कर रहा है, बैंक कर रहा है, ठीक है। कितना हाई, मतलब बैंकों का कंट्रोल ज़्यादा है,
ठीक है। बैंक डिसाइड कर रही है रेट, लेकिन यहाँ पे बैंकों का कंट्रोल कम है। बैंक सिर्फ अपना स्प्रेड देख सकती है कि एक्स्ट्रा उसको क्या जोड़ना है, बैंक वो देख सकती है, लेकिन बैंकों का कंट्रोल यहाँ पे क्या है, कम है। अगर लोन टाइप देखें तो सब ऑल टाइप का लोन है एट बैंक्स रेट डिस्क्रिशन, और यहाँ पे अगर देखें तो मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी है? मैंडेटरी फॉर न्यू फ्लोटिंग पर्सनल रिटेल एमएसएमई लोन, इन सब के लिए तो एकदम से मैंडेटरी है। यहाँ पे स्प्रेड में जो है क्लियर नहीं है, नॉट क्लियरली रेगुलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्प्रेड क्लियरली रेगुलेटेड है। क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल कॉस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी सबको अच्छे से देखा जाएगा। देन यहाँ पे स्प्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी इन स्प्रेड रिवीजन, तो ये जो है जब मन तब अपना कर सकते थे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अपना स्प्रेड को जब देख सकते थे। और यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ों को देखा जाता है। क्रेडिट रिस्क एनी टाइम इफ़ प्रोफाइल चेंजेस अदर 3 ईयर्स, तो जो भी अगर क्रेडिट रिस्क को क्या करेगा, किसी भी टाइम क्रेडिट रिस्क देख सकता है। एनी टाइम इफ़ प्रोफाइल चेंजेस, अगर प्रोफाइल चेंज होता है तो क्रेडिट रिस्क को ये देखेगा, और जो भी अदर चीज़ है उसको 3 साल में फिर देखा जाएगा, और भी सारी चीज़ों को। तो ये हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में इन चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ ना हमने बेंचमार्क रेट पढ़ा, बल्कि हमने एक तरीके से सारी चीज़ों का देख लिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ने घटने से क्या होता है। हमने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से